नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं रेनो ट्राइबर के बारे में। अभी रेनो ट्राइबर जो है वो आपको कई मायनों में काफ़ी एक्साइटिंग लगने वाली है और कई मायनों में काफ़ी बुरी भी लगने वाली है। उन सब चीज़ों की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ड्राइव भी मैं से करने वाला हूँ। अभी मेरे पास में ये चाबी है और सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। चार बटन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, लॉक अनलॉक, और यहाँ पर जो है पार्किंग लैंप्स और मतलब गाड़ी के लैंप्स इंडिकेट वगैरह करता है, और यहाँ पर बूट अनलॉक करने के लिए अभी इसमें कीलेस एंट्री है, लेकिन कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है। जब आप चाबी लेके गाड़ी के पास वॉक करेंगे तो गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाएगी, और जब आप दूर आएंगे तो गाड़ी अपने आप लॉक हो जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर इसके बारे में है। एक सर्टन डिस्टेंस 1 मीटर 2 मीटर मान लो, उसके बाद में होता है। अभी उसके बाद में बाहर की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रोजेक्ट हेडलैम्प्स आपको दिख रहे हैं। ये आप हाई बीम देखते हैं, यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिखता है, और ये DRL जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी ये सब यहाँ पे क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। क्रोम इंडियंस को बहुत पसंद है, तो हमारे क्रोम 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 बहुत ही है। और ये यहाँ पे ग्रिल आपका कुछ ऐसी देखने को मिलती है। उसके बाद में ये एलॉय व्हील नहीं है, ये प्लास्टिक ऊपर का कवर लगा हुआ है, उसके नीचे स्टील रिम्स है, तो वो उस हिसाब से आप कंफ्यूज ना होएं। हालांकि एलॉय व्हील का ऑप्शन आता है अगर आप एक एसेसरी पैक चूज़ करते हैं तो। और ये क्विड की तरह यहाँ पे जो है इंडिकेटर आपको साइड में देखने को मिलते हैं। इंडिकेटर यहाँ नहीं देखने को मिलते हैं। ये RBM जो है वो ऑटोमेटिक फोल्ड भी नहीं होता है, और मतलब इलेक्ट्रिकली फोल्ड भी नहीं होता है। ये आपको हाथ से ही फोल्ड करने हैं अगर करने हैं तो। उसके बाद में गाड़ी की साइड से अगर आप देखें तो काफ़ी गाड़ी जो है मतलब आपको पता चलेगा काफ़ी लंबी है। हालांकि ये सब 4 मीटर में आएगी, और इसमें 7 सीटर 6 सीटर 5 सीटर 4 सीटर रेनो कहता है, सब आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। अभी पीछे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ रेनो का लोगो है, रियर वाइपर है, रियर वॉशर जो है वो इंटीग्रेट है यहाँ पे, और ये हाई माउंट स्टॉप लैंप है। यहाँ पे आपको रियर डीफॉगर भी दिया गया है इलेक्ट्रिक, और उसके बाद में ये यहाँ पे इंडिकेटर, ये आपके पास टेल लैंप जो ब्रेक लाइट्स वगैरह आपके हैं वो, और ये यहाँ पे रिवर्स पार्किंग लाइट्स, और उसके बाद में ये कैमरा है, रिवर कैमरा, और ये रियर पार्किंग सेंसर। अभी पार्किंग सेंसर नंबर जो है वो 3 है, जो कि थोड़ा ऑड है, यूजुअली 4 या 2 होते हैं। उसके बाद में एनर्जी जो है वो इसके इंजन को डिनोट करता है। इंजन की भी बात कर लेते हैं। यहाँ से जो है हम ओपन करेंगे, ये इसका 1 लीटर इंजन है कि एनर्जी सीरीज़ का, जो कि 73 bhp की पावर और 92 Nm का टॉर्क देता है। गाड़ी में जो है ये 1 लीटर 3 सिलेंडर का इंजन मिलता है। अभी ये पावरफुल नहीं लगता है, लेकिन ड्राइव करेंगे तब इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। यहाँ आप जो है ABS यूनिट देख सकते हैं इसकी, ये यहाँ पे इसकी बैटरी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कूलेंट, उसके बाद में ब्रेक फ्लूइड, उसके बाद में यहाँ पे इंजन ऑयल टॉपअप करना है तो वो आपको ऑप्शन मिल जाता है। काफ़ी बेहतरीन स्पेस यूटिलाइजेशन पीछे किया गया है। इनफैक्ट वाइपर वॉशर फ्लूइड यहाँ डाला गया है, जो कि स्पेस यूटिलाइजेशन को बताता है। अंदर की तरफ इनको ज़्यादा स्पेस रखना था, इसलिए यहाँ ज़्यादा स्पेस जो है वो नहीं दिया गया इन सब कंपार्टमेंट को, और बेटर यूटिलाइजेशन उसका किया गया है। हाँ, 2 वाइपर हैं यहाँ पे, जो कि थोड़ा सा क्वालिटी वाइज आपको लूज़ लगेंगे, बट कोई ना। अंदर चलते हैं। ये एक वॉशर यहीं पे एक ही है जो कि पूरा स्प्रे करता है। अंदर चलते हैं और बात करते हैं। अभी अंदर की और सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे आपको जो भी क्वालिटी वगैरह नज़र आ रही है वो डिज़ाइन वाइज ठीक ठाक है, और क्वालिटी वाइज भी एवरेज है। कोई बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी नहीं है। ऑब्वियसली इसकी प्राइस रेंज जो है, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4.5 लाख से 6.5 लाख के बीच में होनी चाहिए, तो उस रेंज में ऐसी क्वालिटी डिसेंट ही मैं कहूँगा, अच्छी नहीं कहूँगा। अच्छे के मामले में कई गाड़ियाँ आती हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी है, बट यहाँ पे इसका जो है स्पेस का जो यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा बेटर है, इसलिए ये जो है फिर भी वैल्यू फॉर मनी आपको लगने वाली है। तो बात करते हैं फिलहाल इधर जो है आप देख पा रहे हैं। मैं एक बार इंजन ऑन कर लेता हूँ ताकि AC जो है वो थोड़ा सा मेरे को राहत दे गर्मी में, और AC इसका काफ़ी अच्छा बाय द वे। तो यहाँ आप जो देख पा रहे हैं ये ORVM के कंट्रोल है, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए। इलेक्ट्रिक फोल्ड नहीं होते हैं। ये सारे विंडोज़ के कंट्रोल है। ऑटो डाउन और ऑटो अप जो है वो आपको यहाँ मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और ये रियर जो विंडोज़ पावर विंडोज़ है उनको लॉक करने के लिए 500 ml की बॉटल यहाँ और 1 लीटर की बॉटल यहाँ आ सकती है। स्पीकर से स्पीकर की क्वालिटी डिसेंट है, जो कि एक अच्छी चीज़ है इसके बारे में। यहाँ अगर आप देखेंगे तो हेडलाइट का लेवल जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं इससे। उसके बाद में इधर अगर आप देखेंगे ये MID है, और उस MID में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो दिखाता रहता है, जैसे कभी विंडोज़ अनलॉक्ड, विंडोज़ लॉक्ड, ये देखो विंडोज़ लॉक्ड अनलॉक, ये कुछ कुछ चीज़ें यहाँ दिखाता रहता है। उसके बाद में MID को कंट्रोल करना है तो यहाँ ये जो बटन दिया गया है, इसमें कोई ग्लास नहीं है बाय द वे, आप सीधा टच कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बटन है इससे ऑप्शन आपके पास आएंगे, जैसे एवरेज क्या दे रही है, उसके बाद में एवरेज टाइम जो है, क्या गाड़ी का एवरेज टाइम रहा है रनिंग का। उसके बाद में ट्रिप बी की इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे रेंज जो है वो बता रहा है आपको, यहाँ पे दिखा रहा है इंस्टेंट माइलेज दिखा रहा है आपको। उसके बाद में ये जो है मेरे ख्याल से दिखा रहा है ओवरऑल गाड़ी कितनी चली है, और ये ओडोमीटर है, ये ट्रिप का दिखा रहा है। उसके बाद में फ्यूल कितना यूज़ किया गया है, और ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और डिजिटल स्पीड, यहाँ पे RPM, जो कि RPM देखो ये ना, ये इस पर प्रिंट किया हुआ है, और उसके बाद में ये LEDs है,
तो मैं जैसे ही आप रेव करोगे तो वैसे ऊपर चढ़ेगा। तो कोई वो डायल नहीं है यहाँ पे, इधर भी कोई डायल नहीं है। आप ये यहाँ पे फ्यूल है और ये यहाँ पे जो है कूलेंट का टेम्परेचर जो है वो दिखा रहा है आपको। उसके बाद में अगर आप इधर आएँ तो ये कमाल का टच स्क्रीन है। अभी रेनो है इसलिए ये मैं कमाल कह रहा हूँ, क्योंकि रेनो की यूजुअली टच स्क्रीन उतने बेहतरीन नहीं लगे हैं मुझे कभी भी, बट ये काफ़ी सही है। मतलब इसके जो है रिस्पॉन्सेस ठीक है, थोड़ा सा लैग करता है कुछ कुछ जगहों पे, जैसे कि जब आप कनेक्टिविटी दबाएंगे तब लैग करेगा, और ये ड्राइविंग इको 2 दबाएंगे तो लैग करेगा, लेकिन उसके अलावा बाकी सब जगह स्मूथ है। और इनफैक्ट इसका जो है म्यूजिक सिस्टम भी ठीक है और इसके फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब आपको देखने को मिलता है। नीचे ये कुछ बटन्स है, यहाँ दो में कोई बटन नहीं है। यहाँ पे लॉक, यहाँ पे हैजार्ड लैम्प, यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर मिलता है। रियर डिफॉगर ऑन करोगे तो यहाँ एक लाइट भी जल जाती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे नीचे आपको ये सारे एसी के कंट्रोल्स है, ऑटोमेटिक एसी नहीं है। इनफैक्ट सारे स्विचेस भी मैकेनिकल है अगर आप ये देखें तो यहाँ पे मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप स्पीड सेलेक्ट कर सकते हैं ब्लोअर की, और यहाँ पे एसी का टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं। एसी का टेम्परेचर जो है वो आपको यहाँ पे ये डायल के ऊपर ये दिया गया एक छोटा सा, जिससे आप रिकग्नाइज़ कर पाएंगे। उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है एसी का टेम्परेचर जो है किस हिसाब से रिकग्नाइज आपको करना है। और यहाँ पे स्पेस है जहाँ मोबाइल रखे जा सकते हैं 2-3। इसके बाद में यहाँ स्पेस है जहाँ पे यूएसबी और आपको ऑक्स भी मिलेगा। यहाँ ये गियर स्टिक है। अभी गियर चेंजेस जो है वो थोड़े से नॉची है, और क्लच जो है लेकिन लाइट है, वो अच्छी चीज़ है। ये गियर्स ये जो है आपको 50 ml 500 ml के बॉटल होल्डर मिल जाएंगे। ये पार्किंग वाला ब्रेक मिल जाएगा, हैंड ब्रेक। यहाँ पे ब्लोअर है, जब भी ये चालू होगा तो इस तरफ थोड़ी सी आवाज़ आएगी सीट के नीचे, लेकिन ब्लोअर जो है वो शुरू हो जाएंगे लास्ट की 2 रोज़ के लिए। और यहाँ पे जो है और स्पेस दिया गया जो कि कूल्ड है एक्चुअल में, जिसका कंट्रोल यहाँ थोड़ा सा अंदर की तरफ हाथ आता है। जब आप देखते हो तो यहाँ से हवा आ रही है अभी, तो काफ़ी स्पेस का बेहतरीन यूटिलाइजेशन है। बहुत बड़ा ग्लव बॉक्स दिया गया है, और उसके बाद में ऊपर एक छोटा और ग्लव बॉक्स दिया गया है, तो वो अच्छी चीज़ है। उधर भी एक 500 ml और एक लीटर की बोतल की स्पेस है। ये कॉइन का स्पेस यहाँ दिया गया है। ऊपर यहाँ कोई भी सनग्लास होल्डर वगैरह जैसी चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपको जो है एक लाइट देखने को मिल जाएगी जो कि एलईडी नहीं है, और उसके बाद में इधर आपको एक मिरर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको एक मिरर देखने को मिलेगा। कोई लाइट वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। ये ब्लूटूथ का रिसीवर होगा प्रोबेबली, और ये एक डिसेंट सा ORVM है, IRVM है, जिसकी क्वालिटी कुछ खास तो नहीं है, लेकिन ये डे लाइट वाला सिस्टम इसमें मिल जाता है। और ग्रैब हैंडल्स आपको देखने को मिल ही रहे हैं। गाड़ी में जो है एयरबैग्स जो है, एयरबैग ABS वगैरह सब स्टैंडर्ड है ऑब्वियसली, जो नॉर्म है उस हिसाब से। लेकिन जहाँ तक मुझे पता था इसमें 4 एयरबैग आने थे, बट इस वाले वेरिएंट में मुझे 2 ही नज़र आ रहे हैं। आई डोंट नो बाकी 2 एयरबैग कहाँ होंगे, लेकिन इसमें मुझे 2 ही नज़र आ रहे हैं। तो ये सब बात है। सीट वगैरह का कंफर्ट की मैं बात कर लेता हूँ। सीट्स जो है उनकी क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप कंप्लेन कर सकते हो। सीट्स की क्वालिटी काफ़ी कमज़ोर है, और इसका रीज़न ये है, एक तो कॉस्ट जो है वो कम करने के लिए होगा, और दूसरा रीज़न होगा प्रॉब्ली स्पेस ज़्यादा दिखाने के लिए दिए स्पेस वो जो है यूज़ किया गया। लेकिन एक चीज़ पे रेनो को पूरे नंबर में देना चाहूँगा, वो स्पेस का यूटिलाइजेशन है। अभी पीछे चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं दिखाता हूँ कि आपको कितना स्पेस यहाँ पे मिल रहा है गाड़ी में बैठने के हिसाब से। तो सीट जो है उसमें किसी भी तरीके का कोई हाइट एडजस्टमेंट नहीं है। सीट यहाँ पे फिक्स है, और स्टीयरिंग जो है वो आप जो है एडजस्ट कर सकते हो। टिल्ट के लिए, टेलीस्कोपिक के लिए आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, और सीट जो है वो आगे पीछे कर सकते हो। तो ओवरऑल पॉसिबल है कि अगर आपकी हाइट 6 फुट या उससे कम है तो आप एक बेटर पोजीशन इसमें ढूंढ पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। अगर आपकी हाइट उससे ज़्यादा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अभी मैं आपको पीछे वाली सीट पर लेके चलता हूँ। आगे वाली सीट जो है वो मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, और जब आप पीछे वाली सीट को देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी स्पेस नहीं लगेगा। रीज़न ये है कि ये सीट भी स्लाइड होती है, तो इसे मैं स्लाइड करके पीछे ले जाता हूँ ऑल द वे। और अब आप यहाँ देखेंगे तो एक 6 फुट के बंदे के हिसाब से यहाँ पे भी स्पेस मौजूद है। और इसके देखो आप, अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा कर्व यूँ किया गया है, और ये कर्व जो है उसकी वजह से यहाँ स्पेस बढ़ जाता है ऊपर। तो एक 6 फुट का बंदा आगे, 6 फुट का बंदा पीछे बैठ सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत कंफर्टेबली बैठ सकता है, बट बैठ सकता है। पीछे भी ब्लोअर है जो कि यहाँ पे है, आपके पास में ब्लोअर कंट्रोल करना है तो उसका बटन यहाँ पे आपको दिया गया है। और सीट जो है वो जब सबसे आगे होती है तो कुछ इतनी आगे होती है, और सबसे पीछे होती है तो कुछ इतनी पीछे होती है। अभी ये सीट पूरी फोल्ड हो जाती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सीट जो है यूँ फोल्ड होके, और जो है अगर आप पीछे इस सीट को रखते हैं, थोड़ा सा पीछे अगर आप इसको रखें जो कि, तो ये सीट जो है ऑल द वे ऊपर भी चली जाती है। ये देखो, ये कुछ ऐसे फोल्ड हो जाती है सीट, जो कि और ज़्यादा स्पेस को बढ़ा देती है। तो रेनो का कहना है कि ये 7 सीटर भी है, ये 5 सीटर भी है, 4 सीटर भी है, 2 सीटर भी है। जिसको जैसे जिस हिसाब से एडजस्ट करना हो वो उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता है। तो चलो अब आपको लेके चलता हूँ मैं सबसे पीछे वाली सीट पे। ये सबसे पीछे वाली सीट है यहाँ पे, और ये सीट देखो ऐसे अलग भी हो जाती है, देख पा रहे हो ये टूटी नहीं है। इसको ऐसे अलग करने का फीचर आता है, जो कि अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। एक इसको अलग करके रखा जा सकता है, तो इसको मैं अलग ही छोड़ देता हूँ फिलहाल, यहाँ रख ही देता हूँ।
और इस सीट को अगर मैं नीचे करूं तो ये ध्यान दीजिए सबसे आगे नहीं है, ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ा गया है। तो इतना सा स्पेस जो है थोड़ा आगे खिसकाया गया है, इतना मार्जिन। और उसके बाद में अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे एक 5 फुट 8 इंच का बंदा आराम से बैठ सकता है। लंबी जर्नी के लिए नहीं, बट फिर भी ठीक ठाक जर्नी के लिए आराम से बैठ सकता है। एसी के ब्लोअर जो है वो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल ही जाएंगे। ग्रैब हैंडल आपके पास में यहाँ पे है, यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है कॉइन वगैरह रखने के लिए, उससे ज़्यादा कोई भी स्पेस नहीं है। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अब हम चलते हैं आगे। अगर आपको ये सीट टंबल करनी हो तो आप यूँ कर सकते हो, 1 टच टंबल है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इवन महिंद्रा अल्ट्रोस में भी जोर आ रहा था इसको करने पर, यहाँ पे बहुत इजीली हो रही है। 182 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी की, तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी आम चीज़ जगहों पे यूज़ नहीं की जा सकती है, टच वगैरह हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी गाड़ी जो है, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी। उसके बाद में अगर हम बूट की बात करें तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बूट जो है वो इसका 600 लीटर के आसपास हो जाएगा अगर आप इसकी सीट जो है वो रिमूव कर देते हैं पीछे वाली, और सिर्फ 5 सीटर के हिसाब से इसको चलाते हैं। उसके बाद में अगर यहाँ भी दिखेंगे तो कॉस्ट कटिंग वगैरह नहीं की गई है, प्रॉपर इनको कवर किया गया है। ओवरऑल जो गेट्स वगैरह, डोर्स वगैरह है, जो हल्के ही लगते हैं, इतना भारी नहीं लगते हैं, बट इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक लगते हैं। ये कुछ चीज़ आप देख सकते हैं, ट्राइबर की बैजिंग्स, ट्राइबर के लिए स्पेसिफिकली बैजिंग्स है। कैंप कर लो आप इसमें, आप इसको ले जाओ, तो मतलब एक अलग तरह की लाइफस्टाइल जो है वो रेनो ने इसके साथ में टच करने की कोशिश की है। तो चलाते हैं, ड्राइव करते हैं रेनो ट्राइबर 1 लीटर इंजन, जो कि इसके बारे में एक ऐसी चीज़ है जो कि संशय बनाती है कि भैया 7 सीटर दे तो दिया है, बट क्या 1 लीटर इंजन उसे झेल पाएगा। इनिशियली एक चीज़ जो है आप बहुत ही जल्दी नोटिस कर लेंगे, वो है इसका जिस हिसाब से क्लच जो आता है। अनलाइक अदर गाड़ियों का क्लच जो सामने से यूँ तरफ छूटता दिखता है, इसका यूँ नीचे से ऊपर आते हुए थोड़ा नज़र आता है। इंजन की आवाज़ जो है कैबिन में बहुत आती है, यानी कि नॉइस, वाइब्रेशन, हार्शनेस, तीनों चीज़ें जो है वो एवरेज है इस गाड़ी के बारे में। और आप स्टीयरिंग एडजस्ट कर सकते हैं, तो मैं इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। अभी स्टीयरिंग का फील वगैरह है, ये सब जो है थोड़ा सा जिस हिसाब से दिया गया है, ओवर द टाइम 10-15 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद थोड़ा चिकना हो जाएगा, मुझे ये लग रहा है। थोड़ा सा मैं इसे थोड़ी हल्की चढ़ाई वगैरह पे लेके जाता हूँ। विजिबिलिटी गाड़ी में जो है वो काफ़ी अच्छी है। ये थोड़ा छोटा है IRVM, और बाकी तो ORVM वगैरह सब अच्छे हैं। इंजन वाइब्रेशन है इंजन में, और डेफिनेटली अगर रेनो के पास में एक 1.2 लीटर का कोई इंजन होता है जो कि अराउंड 85 bhp के आसपास दे पाता है, 85-90 bhp, और 100 Nm का टॉर्क निकाल पाता, तो वो एक बहुत ही बेटर चीज़ इसके लिए होती। ये बहुत लेज़ी है पुल वगैरह करने में, और अगर आप इस गाड़ी में 5-6 बंदे बैठा के चलाएंगे तो माइलेज थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा। हालांकि अभी क्या माइलेज फिगर है, क्या प्राइस है, ये सब रेनो ने अभी अनाउंस नहीं किया है, और जब वो अनाउंस करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। एसी जो है वो अच्छा कैबिन कूल कर रहा है, मैं इवन लास्ट सीट पे भी बैठा और वहाँ पे भी बढ़िया एसी की हवा आती है, अच्छा कैबिन जो है कूलिंग वो करता है। काफ़ी स्लो आपको ये लगने वाला है, 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, और मैं भी 5th गियर में हूँ, और आपको थोड़ा सा जो है ना पता चलेगा कि गाड़ी काफ़ी स्लो है। ऑब्वियसली वेट गाड़ी का जो वो 1 लीटर का इंजन जब पुल करता है। सस्पेंशन जो है वो अच्छे हैं, मतलब बड़े ही सॉफ्ट ट्यूनिंग दी गई है, तो हैंडलिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन सस्पेंशन जो है कंफर्ट बहुत दे देंगे आपको, वो एक अच्छी चीज़ जो है इसके बारे में होने वाली है। ख़राब रास्ते पे मैं जानबूझ कर लेके आया हूँ, और यहाँ पे देखिए अगर आप नोटिस करेंगे तो वाइब्स ज़रूर आ रहे हैं अंदर, जो जिस हिसाब से स्टीयरिंग जो है वो गाड़ी का टायर्स वगैरह जो उस पर जो झटके लगते हैं वो अंदर कम्युनिकेट करता है, बट आपको गाड़ी में कंफर्ट महसूस होगा। टर्निंग रेडियस गाड़ी का थोड़ा सा बड़ा है, रिवर्स में हम डालते हैं, और यहाँ जो है गाड़ी थोड़ा स्ट्रगल करती है, वाइब्रेशन है गाड़ी में। देखो अगर आप प्रॉपर एक्सेलेरेट नहीं करते हैं तो गाड़ी वाइब्रेट करती है। ये चीज़ होंडा अमेज के साथ हमने देखी थी, होंडा अमेज में भी जो है रिवर्स में वाइब्रेशन इश्यूज थे। थोड़ा टाइम लगेगा आपको, जिस हिसाब से क्लच ऊपर की तरफ उठता है तो आप हो सकता है हाफ क्लच में ज़्यादा चलाएं इस गाड़ी को, लेकिन थोड़ा टाइम बाद में आपको आदत पड़ जाएगी। अभी हम इसका ब्रेक टेस्ट करते हैं, लेकिन पीछे वाला वाइपर ऑन है वो बंद कर लेते हैं। बाउंसी है थोड़ी गाड़ी जब खाली चलती है तब। अभी हम ब्रेक टेस्ट करेंगे क्योंकि हम स्लोप में हैं, तो थोड़ा जल्दी एक्सेलरेट कर पाएगी गाड़ी। मैं 70 की स्पीड पे ब्रेक मारूंगा, चलो 80 पे मारता हूँ। गाड़ी में ABS CBD जो है आपको मिलता है, लेकिन क्योंकि टायर की प्रोफाइल बहुत पतली है तो ब्रेक जो है उतने जल्दी गाड़ी को रोक नहीं पाते हैं, बड़ी गाड़ी है। तो मुझे लगता है जब भी कोई ओनर्स वगैरह गाड़ी लेंगे तो हो सकता है वो इसके एसेसरी पैक वाले टायर जो उनके साथ जाएँ, या चौड़े टायर लगवाएं वो,
हो सकता है रेनो भी कुछ टाइम पे चौड़े टायर दे। बाकी सारी चीज़ें रीच में है, वो इसके बारे में अच्छी बात है। सारे कंट्रोल जो है वो आपकी रीच में है, ऐसे मतलब दूर नहीं है कोई भी, या एर्गोनॉमिक्स वाइज कोई दिक्कत नहीं है। यूजुअली रेनो की कार्स में एर्गोनॉमिक इश्यूज देखे गए हैं, उनकी कैप्चर आप देखोगे तो उसमें क्रूज कंट्रोल के बटन 3-4 जगह बिखरे पड़े हैं। इसमें एक ही एर्गोनॉमिक इशू है, वो हेडलाइट स्विच जो है वो यहाँ दिया गया है, जो कि थोड़ा सा ऑड मुझे लगता है। ओके, वो हेडलाइट लेवलर है, हेडलाइट स्विच तो यहाँ है इसमें। बाकी इंजन जो है, खड़े जब होता है इंजन तो कोई आवाज़ नहीं करता है, बहुत साइलेंट है, लेकिन वाइब्रेशन और हार्शनेस इंजन में डेफिनेटली है। सीट जो है वो थोड़ी सी बेटर पोजीशन आप ढूंढने में स्ट्रगल कर सकते हैं, कंफर्टेबल हो जाएगी एक पॉइंट पे, लेकिन ज़्यादा बड़े लोगों के लिए कंफर्टेबल नहीं है वो। क्रैश टेस्ट नहीं करना भाई मेरे को। डेफिनेटली रेनो को इसमें 1.2 लीटर के आसपास का कोई इंजन देना चाहिए था। बॉडी रोल काफ़ी है। तो भैया दैट्स इट फॉर रेनो ट्राइबर। अभी इस वीडियो के बेस पे आप जज नहीं कर सकते ज़्यादा ट्राइबर को, क्योंकि एक तरीके से रिव्यू नहीं है। मुझे बहुत कम टाइम के एज ए कस्टमर मैं वहाँ पे गया था, और गाड़ी के बारे में बाकी जब प्राइस आएगी तो पता चलेगा कि वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, रेनो क्या करना चाह रहा है गाड़ी के साथ में, और माइलेज वगैरह बाकी सब चीज़ें जो है उसकी बात बाद में कर ली जाएगी जब गाड़ी आएगी। अगर रेनो मौका देता है ड्राइव वगैरह करवा के तो ठीक है, नहीं तो कोई कस्टमर जब गाड़ी खरीदेगा तब हम कर देंगे, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके क्या थॉट्स हैं ड्राइवर के बारे में वो नीचे दिए, कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी तो बस अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।